बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में पिछले लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो कि मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ। मतलब क्विक रिवीजन के तौर पे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के फ़र्क को डिस्कस किया था। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन को अंडरस्टैंडिंग उसकी की थी। उसके बाद कॉस्ट और एक्सपेंस के दरमियान फ़र्क को जाना था। इसके अलावा एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को। वहीं डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल और एफओएच से शुरू करते हैं। भाई डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज़ थी? डायरेक्ट मटेरियल जो चीज़ें मैं बनवाता हूँ उस उससे उसका जो मेन मटेरियल है उसको डायरेक्ट मटेरियल हम कहते थे। उस पे के साथ उसके डायरेक्ट लेबर, जो उसके ऊपर लेबर इस्तेमाल होता है, उसको ऐड कर देता हूँ, उसका सारा ख़र्चा। उसके अलावा एफओएच फैक्ट्री का जो दूसरे इस्तेमाल का ख़र्चा, इन तीनों को मिला के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टीएमसी हमने बनाया था, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसमें एक और नई चीज़ सीखते हैं, अगर इन दोनों को सिर्फ मिला दें, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को, तो इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट, तो आपने क्या बताना है? द सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज आवर प्राइम कॉस्ट। ठीक है। अब अगर इन दोनों को मिला दे, डायरेक्ट लेबर और एफओएच को, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि भाई इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे तो कन्वर्जन होगी। किसकी? मटेरियल की फिनिश गुड्स में। ठीक है। कपड़ा अगर हम बना रहे हैं, भाई कपड़े सूट्स बना रहे हैं, तो वो कपड़े से बनते हैं, तो कपड़ा ये मेरा मटेरियल है, उसको कौन कन्वर्ट करता है? टेलर्स, डायरेक्ट लेबर। किसकी मदद से? मशीनों वगैरह की मदद से। ठीक है। अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने लेजर्स पढ़े थे, तो लेजर कैसे बनता है? इस तरह का टी अकाउंट होता है। तो मिसाल के तौर पर ये मटेरियल जो मेरा है, मटेरियल, इसका कोई लेजर होगा? भाई मटेरियल क्या है? जो भी चीज़ मैं बनाता हूँ उसका स्टॉक पड़ा होगा ना। जब मैंने आज साल की पहली तारीख को 1/1/2021 मिसाल के तौर पर मेरा साल शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कुछ पड़ा होगा ना। मिसाल के तौर पर 1000 रुपये का मेरे पास मटेरियल पड़ा था। तो भाई जब मैं नया मटेरियल परचेज करूँगा, ये मटेरियल का लेजर है। अगर मैं नया मटेरियल परचेज करूँगा तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे ऐड होगा ना। परचेज की क्या एंट्री हमने पढ़ी थी? मटेरियल परचेज, पुराने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने एंट्री पढ़ी थी, जब भी हम कोई स्टॉक परचेज करते, इन्वेंट्री परचेज करते, तो परचेज को डेबिट करते और नीचे कैश या बैंक या अकाउंट पेबल को हम क्रेडिट करते। ठीक है। ये एंट्री होती ना। अब मिसाल के तौर पर अगर मेरा परचेज, वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था वो तो ट्रेडिंग बिजनेस था ना। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में मटेरियल इस्तेमाल होता है, हम कन्वर्जन करते हैं। तो इन्वेंट्री में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। अगर इन्वेंट्री हम देखें तो वहाँ पे हमारा बैलेंस शीट में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था कि करंट एसेट में यहाँ पे इन्वेंट्री या उसको स्टॉक कहते थे, उसकी एक फिगर आ रही होती थी। इस तरह है ना, जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है तो उसकी स्टॉक में फिगर तो यहाँ पे एक आ रही होगी, लेकिन नोट्स में 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। उस इन्वेंट्री में मटेरियल भी होता है, मटेरियल का अलग से फिगर आ रहा होगा। ठीक है। इस तरह ये फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस का अलग से आ रहा होगा। वर्क इन प्रोसेस का मैं पूरा लिखता हूँ ताकि स्पेलिंग्स क्लियर हो आपको। वर्क इन प्रोसेस ये क्या चीज़ है वो बताता हूँ, और फिनिश गुड्स उसके अलग से फिगर आ रहे होंगे और इसका टोटल भी नीचे आ रहा होगा। और ये टोटल जो है बैलेंस शीट में यहाँ पे मेंशन होगा, और इसके सामने दिया होगा नोट नंबर 1 या नोट नंबर 2, और इसका क्या होगा? नाम होगा नोट नंबर 1 या 2, कुछ भी नाम दोगे। अब मटेरियल क्या है? जो अभी मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी एग्जांपल लें, तो हमारे एग्जांपल में हम सूट्स बना रहे हैं, तो कपड़ा हमारा क्या है? मटेरियल है। हर कारखाने का अलग से मटेरियल होगा ना। मिसाल के तौर पर फ्लोर मिल का मटेरियल क्या होगा? गंदम। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना। फ्लोर मिल क्या करता है? गंदम से आटा बनाता है। तो फिनिश गुड्स क्या है? जो मेरा प्रोडक्ट जो कि मैं मार्केट में सेल करूंगा, अगर कपड़े का कारोबार है तो उसका सूट फिनिश गुड्स होगा, लेकिन अगर गंदम का कारोबार है तो गंदम उसका क्या है? मटेरियल होगा, और आटा उसका क्या होगा? फिनिश गुड होगा। अब ये दरमियान में जो चीज़ है, वर्क इन प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो अभी साल जब ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये आधी चीज़ें रह जाए,
तो उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा साल ख़त्म हुआ 31/12/21 को, ठीक है। तो इस तारीख को जब टेलर जा रहा था तो मेरे मिसाल के तौर पर मेरे पास 100 टेलर काम कर रहे हैं, तो हर टेलर ने जब 6 बजे छुट्टी कर रहा था तो उस वक़्त किसी ने एक शलवार बनाई होगी, किसी ने आधी कमीज़ बनाई होगी, लेकिन छुट्टी के बाद तो कोई काम नहीं करता, तो वो अपने इनकम्प्लीट काम को अपने टेबल पे छोड़ जाता है। जब सुबह आता है तो दोबारा वहीं से शुरू करता है। तो साल के आखिरी दिन पर जो भी टेलर्स ने आधा आधा काम किया था, वो आधे आधे काम के ख़र्चे को डेफिनेटली जो आधा काम हुआ हो, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने शलवार सिर्फ बनाई है तो शलवार की कोई कॉस्ट होगी ना। अगर पूरे कपड़ों पे 4 गज़ कपड़ा लगता है तो शलवार पे 1.5 गज़ लगेगा, 2 गज़। लेकिन जो इनकम्प्लीट काम है उनका भी खर्चा होता है ना, तो उसकी कॉस्ट सारी वर्क इन प्रोसेस में आती हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में कौन सी चीज़ें आएगी? जो अभी इनकम्प्लीट है, जिस पे अभी मैं फर्दर काम करूँगा और मैं उसको आगे फिनिश गुड्स में शिफ्ट करूँगा, ठीक है। ये मैंने मटेरियल की डिफरेंट 3 टाइप्स को आपके साथ डिस्कस किया। अच्छा, अगर मैं मटेरियल परचेज़ करूँगा तो ये परचेज़ की एंट्री हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, ठीक है। ये एंट्री उधर पे ठीक थी, हमारे परचेज़ को डेबिट करते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा मटेरियल अकाउंट को डेबिट करूँगा और नीचे कैश या बैंक या अकाउंट पेबल को क्रेडिट करूँगा, ठीक है। तो जब भी मटेरियल मैं ख़रीदूँगा तो मटेरियल क्या है? मेरा एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो भाई मटेरियल मैं जब भी परचेज़ करूँगा तो उसका लेट से मैंने 10,000 रुपये का परचेज़ किया है तो 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड पे आएंगे। कैश के थ्रू किया हो तो कैश लिखूँगा, बैंक के थ्रू किया हो तो बैंक लिखूँगा, और अगर अकाउंट पेबल के थ्रू किया हो तो अकाउंट पेबल लिखूँगा, ठीक है। अब पुराना मटेरियल मेरा साल के स्टार्ट में ये पड़ा था, मैंने परचेज़ किया है 10,000 तो यहाँ पे लिख दूंगा। अगर एक मरतबा परचेज़ किया है तो एक मरतबा लिखूँगा, 10 मरतबा किए हैं तो 10 मरतबा यहाँ पे लिख दूंगा, सारे जमा कर दूँगा। कैरी डाउन बैलेंस साल के आखिर में मैं देखूँगा मेरे पास क्लोजिंग हो सकता है 2,000 रुपीज़ का पड़ा है। तो इससे मैंने क्या सीखा? 1,000 रुपये का मेरे पास पड़ा था, जिसमें 10,000 रुपये का मैंने फ़र्दर परचेज़ किया, तो मेरा टोटल कितना हुआ? 11,000 का ना। तो इस साइड का भी क्लोजिंग 11,000 आना चाहिए। तो लेक्चर्स हम कैसे टैली करते थे? दोनों साइड्स में एक ही फिगर लिखते थे। तो यहाँ पे तो इन दोनों को मिला के 11,000 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2,000 है, कितना कम है? 9,000। इसका मतलब है मैं यहाँ पे 9,000 लिखूँगा तो ये साइड टैली होगा। अब ये 9,000 कहाँ चला गया? ये मटेरियल किधर चला गया? भाई ये तो मेरा ओपनिंग था, ये मैंने परचेज़ किया, और ये क्या है? क्लोजिंग। तो इसका मतलब है जो 9,000 रुपये का कम हो गया है ये मैंने यूज़ कर दिया है। तो यूज़ हम कहाँ लेके चलते हैं भाई? एक वर्क इन प्रोसेस अकाउंट होता है, वर्क इन प्रोसेस, अगर पूरा रिक्वेस्ट ना हो कि इशू हो, वर्क इन प्रोसेस, जिसको हम WIP के नाम से आज के बाद पढ़ेंगे इस अकाउंट में। तो यहाँ पे बच्चे जो भी यहाँ से ये फिगर है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये 9,000 रुपीज़ कहाँ से आएंगे? मटेरियल से। और यहाँ पे इसके सामने क्या लिखूँगा? ये वर्क इन प्रोसेस में चला गया। तो इस एंट्री का क्या मतलब होगा? वर्क इन, ये शिफ्टिंग को देके ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। तो जो डेबिट हो रहा है वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करूँगा 9,000 से, और मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 9,000 से, ठीक है। ये इसकी एंट्री है। एंट्री समझ लग गई? मटेरियल आएगा तो मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल या कैश की वजह से, वो लेजर हमने यहाँ पे शो नहीं करना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री जो है ये कारखाने के साथ रिलेटेड होती है। अब वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है तो कौन क्रेडिट हो रहा है? मटेरियल को। अच्छा, अब भाई वर्क इन प्रोसेस में भी इस साल में ओपनिंग बैलेंस होगा कोई 1/1/21 को। कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो इनकम्प्लीट रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 500 रुपये का हमारा ओपनिंग बैलेंस था, और जब साल ख़त्म हुआ तो आखिर में हमारे पास तकरीबन 1,000 रुपये के कपड़े इनकम्प्लीट पड़े थे। तो इसका क्या मतलब है? ये साइड 9,500 है तो ये साइड भी 9,500 होना चाहिए ना। तो उसमें ये साइड पे तो सिर्फ 1,000 रुपये है, तो इसका मतलब है 8,500 रुपीज़ का यहाँ पे लिखेंगे, तो ये साइड दोनों टैली हो जाएंगे। अब ये 85 यहाँ पे कम हुए हैं ना, ये किधर चले गए भाई? जो चीज़ ये कारखाना, ये कन्वर्जन का लेजर है, वर्क इन प्रोसेस का, यहाँ पे काम चलता है। तो इससे जो फिगर निकलेगा ये वाला, ये कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स के लेजर में। हमारे जो फिनिश गुड्स होते हैं, FGs को कहते हैं फिनिश गुड्स, जो गुड्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो भाई ये फिगर कहाँ जाएगी? यहाँ पे डेबिट होगी, ठीक है।
यहाँ से क्रेडिट होगी तो इसके सामने लिखूंगा फिनिश गुड्स, और जहाँ पे डेबिट हो रही है उसके सामने 8500 लिखूंगा और कहूँगा वर्क इन प्रोसेस से आया है ये फिगर। ठीक है, इसको ज़रा साफ साफ लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मटेरियल का, ठीक है, ये है मिसाल के तौर पर ओपनिंग बैलेंस था 1000 रुपये का, परचेजेस मैंने कैश की मिसाल के कैश के थ्रू की है 10,000 की, तो लेजर का क्लोजिंग यहाँ पे 11,000 आएगा, इस साइड पे भी 11,000, और इसका कैरिड डाउन बैलेंस जो है 2000 का है। तो भाई ये शिफ्टिंग जो है 9000 की, ये कहाँ चली गई है, वर्क इन प्रोसेस में। और ये जो वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें जाती हैं मटेरियल से, ये रिक्विजिशन के थ्रू जाती हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए रिक्विजिशन होती है। रिक्विजिशन किसे कहते हैं कि जब प्रोडक्शन हॉल के लोगों को पता हो कि मैंने आज इतने जोड़े बनाने हैं, उसके लिए इतना कपड़ा लगना है, तो ये वर्क मटेरियल वाले स्टॉक वालों को रिक्वेस्ट करते हैं, उस रिक्वेस्ट को एक कागज़ पे लिखते हैं, उसको रिक्विजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का एक छोटा सा आम सा फॉर्मेट होता है, किसी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। एक रिक्वेस्ट होती है कारखाने के बनाने वाले लोगों की तरफ से मटेरियल स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने वाले को कि भाई 9000 रुपये का मटेरियल भिजवा दो, हमने उस पर काम करना है, हमने उससे कपड़ा बनाना है। तो ये 9000 रुपीज़ यहाँ पे जो आए हैं ये रिक्विजिशन की मदद से आए हैं, और इसकी एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट 9000। और इस चीज़ की एंट्री क्या होती है, मटेरियल डेबिट 10,000 से और कैश क्रेडिट 10,000 से। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं वो कहाँ जाती हैं, फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में भाई क्या होता है, यहाँ पे जो चीज़ डेबिट होगी वो यहाँ से आएगी। कितने रुपए आए थे, 8500 हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक। ओपनिंग बैलेंस 500 का था। इस पे सवाल करेंगे, लेकिन ये समझा किसकी मकसद के लिए रहा हूँ, इसको समझे। ठीक है, ये रिक्विजिशन के थ्रू होगी और इसको वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट का की एंट्री कहेंगे। अगर ये मैं एंट्री सीधे समझाता तो आपको समझ नहीं लगती, इसलिए लेजर के थ्रू समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरा पुराना स्टॉक पड़ा था फिनिश गुड्स का 2000 रुपये का, और अभी नया आया है 85 रुपये का, और क्लोजिंग इसका है कितना, मैं कहता हूँ 1000 रुपये का है। तो इस साइड पे भी 1500 टोटल, तो यहाँ पे भी 1500 टोटल। तो इसमें फ़र्क कितना आ रहा है, 9500 का। तो मैं कहूँगा ये 9500 जो है यहाँ से निकल गए। इसका मतलब है कि मैंने इतना स्टॉक पुराना पड़ा था, इतना नया बनाया, अभी पड़ा है 1000, तो इतना क्या किया है, मैंने सेल कर दिया है। जब मैंने सेल किया है तो सेल का ख़र्चा किसको कहते हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल को कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। तो भाई यहाँ से ये फिगर जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल के लेजर में 9500 से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में सेल से माइनस होता है। आपको याद है ट्रेडिंग में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो सेल के फिगर आ रहे होते थे और इसके नीचे होता था कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल को जब सेल से माइनस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। यही था ना प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में उसके पीछे एक मैकेनिज़्म चलता है लेजर का, लेकिन वो लेजर के फॉर्म में हम नहीं बनाते थे, उसको हम एक लिस्ट फॉर्म में बनाएंगे और वो लिस्ट को कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये CGS जब आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस उधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो कैसे होता था, वो होता था सेल, नीचे उसके कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर कैसे होते थे, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देते परचेजेस और लेस करते थे क्लोजिंग, तो उससे निकलता था कॉस्ट ऑफ सेल के फिगर, और जब वो उससे माइनस करते थे तो निकलता था हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट GP। इस सिनेरियो में यहाँ पे ये जो चीज़ थी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, ये ट्रेडिंग बिजनेस के लिए थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए किस्सा थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मटेरियल को आप परचेज़ करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट से फिनिश गुड्स में लेके जाएंगे और फिनिश गुड्स से उसको बेचेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस में आपके फिगर्स आ रहे हैं, सिर्फ मटेरियल नहीं होगा, ये तो समझाने की हद तक मैंने आसान किया ना। इसमें जब भी मटेरियल वर्किंग प्रोसेस में आएगा तो इसमें लेबर भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, लेबर को भी इधर ऐड करेंगे और उसके साथ FOH को भी इधर ही ऐड करेंगे, क्योंकि मटेरियल अकेले तो नहीं होता ना, उस पर लेबर भी लगता है और FOH भी लगता है। तो इस पे जब सवाल करेंगे वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन ये अकाउंट्स की मूवमेंट को ज़रा समझे। इन मूवमेंट की मदद से हम एक लिस्ट फॉर्म में एक चीज़ बनाएंगे, उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आपके पर्चों में आपसे ये बनवाएंगे।
जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो सबसे टॉप पे कंपनी का नाम लिखेंगे, ABC कंपनी, मिसाल के तौर पर जिस कंपनी का बन रहा है उसका नाम लिखेंगे। साथ में फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके नीचे लिखेंगे फॉर दी पीरियड इंडेड, कि भाई किस साल का बन रहा है, 31, 12, 21 या जो भी है। इसके नीचे क्या होता है, सबसे पहले होता है हेडिंग में डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के हेडिंग होते हैं, उसमें अमूमन होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मटेरियल, मटेरियल स्टॉक एक ही चीज़ है। ओपनिंग मटेरियल मिसाल के तौर पर हमारे एग्जांपल में 1000 रुपये का है, ये देख ले यहाँ से। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, वो है 10,000 रुपये की, और इससे लेस करेंगे क्लोजिंग मटेरियल, वो कितना है 2000। तो भाई जब इस दोनों को मैं प्लस करूँगा तो 11,000, इससे 2,000 निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 9,000, और इसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। लेकिन ये परचेज के बाद एक फिगर आता है 11,000, इसको प्लस कर देते हैं, इन दोनों को मिला के 11,000 प्लस कर देते हैं, और इसके सामने लिखते हैं मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। इसका मतलब है कि 1,000 का मेरे पास पुराना पड़ा था, 10,000 का मैंने परचेज किया है, मैं 11,000 इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मेरे पास 2,000 रह गए हैं, तो इसका मतलब है कि 9,000 मैंने इस्तेमाल किया है, और ये 9,000 रुपये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इतने का मेरे मटेरियल का खर्चा हुआ है इस साल में, ठीक है। इसके बाद हम इसके साथ डायरेक्ट लेबर को ऐड करेंगे, जो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था तो मैं 0 ऐड कर दूंगा, लेकिन आपके सवालात में यह फिगर होगा। इसके बाद FOH होगा, मैंने नहीं लिया था तो मैं 0 ऐड कर दूंगा, तो मेरा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, वो है 9,000, क्योंकि ये दोनों मैंने 0 लिए थे, ये जब होंगे तो ऐड कर देंगे। इस सवाल में देखें, यहाँ से जो यहाँ तक की एंट्री है वो ये है, समझ लग गई। ये वाली एंट्री कैसे हुई है, इसको देखें, फिनिश गुड्स डेबिट 8500 के, और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 8500, ठीक है। ये एंट्री फिनिश गुड्स डेबिट हो रहा है और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो रहा है। ये एंट्री कैसे होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 9500 से और फिनिश गुड्स क्रेडिट 9500 से, ये इसकी एंट्री है। अच्छा, अब ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, ये एक्चुअली ये जो है ना ये मेरे, अच्छा इसमें क्लोजिंग फिगर जो है ये वाला आ गया, तो इतना मेरा देखे, ये जो खर्चा होता है वर्क इन प्रोसेस का डेबिट साइड, ये जो वर्क इन प्रोसेस का डेबिट साइड होता है ना, जिसमें मटेरियल लेबर और एवरेज आ जाता है, इसको कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कारखाना चलाने का कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जब कारखाने का ये वाला खर्चा होता है, सिर्फ डेबिट साइड के ये छोटा हिस्सा, ओपनिंग और क्लोजिंग और इसको इग्नोर कर दे, सिर्फ ये मटेरियल लेबर एवरेज, ये तीनों कारखाना चलाने के एक्सपेंसेस को कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो 900 रुपीज़ आ गया। इसके बाद इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं इसके साथ वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग फिगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐड हुए हैं ना भाई, जो ये मैंने 9,000 रुपये का खर्चा किया है, ये मैंने इन यूनिट्स पे भी किया है, जो पुराने इनकम्प्लीट पड़े थे और कुछ मैंने इस साल कंप्लीट किए होंगे, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे। 500 रुपीज़ इसमें हम ऐड करते हैं, इससे निकलेगा 9500, और इसको आपकी किताब में तो खैर फिगर कोई इसको नाम नहीं लिया, इनको ऐसे ही रहते हैं। आपकी किताब में जो ट्यूसडे की किताब है उसमें जो CGS का फॉर्मेट गिवन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बना इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग लेजर्स की मदद से इसको ज़रा सीख लें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनता कैसे है। तो इस फिगर को कोई नाम नहीं दे रहा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के साथ ऐड करेंगे, तो मैं ट्यूसडे इसको कोई नाम नहीं दे रहा, लेकिन हमारे उस्ताद थे सलाउद्दीन साहब, वो कहते थे इसको कहते हैं कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अगर लिख दे तो भी ठीक है, ना लिख के तो फॉर्मेट में इसका कोई नाम नहीं है, आप कुछ ना दें। इसके बाद इससे लेस करते हैं क्या, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग हमारे पास यहाँ कितना था, सॉरी वो लेजर यहाँ इनकम्प्लीट, हाँ कैरी डाउन इसका 1000 था, और ये नीचे इसका ये, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इसका 1000 था
तो वो इससे माइनस करूँगा, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस है यहाँ पे। तो इससे क्या जो इससे कॉस्ट निकलेगी वो है 8500। ये वो कॉस्ट है जो हमने वर्क इन प्रोसेस से निकाल के फिनिश गुड्स में डाली है। इसका क्या मतलब, इतने रुपए के गुड्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और हमने फिनिश गुड्स में डाल दिए थे। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको कहते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस साल के मैन्युफैक्चरिंग के कारखाना चलाने का ख़र्चा, और ये वो ख़र्चा है जितने के गुड्स हमने पूरे कर दिए, जो हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दिए। तो 2500 रुपये के गुड्स हमने फिनिश गुड्स में कंप्लीट कर दिए। अब जो भी फिनिश गुड्स कंप्लीट हो जाते हैं उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देते हैं लेजर के मुताबिक। तो इसमें हम ऐड करेंगे ऐड फिनिश गुड्स की ओपनिंग फ़िगर, वो है 2000 रुपीज़। तो इससे फिगर निकल आएगा 10,500। ये जो फिगर है, जिस तरह यहाँ पे मटेरियल ओपनिंग और परचेज को ऐड करके हमने कहा था कि अवेलेबल फॉर यूज़, इतना हम यूज़ कर सकते थे लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किया, 2000 का रह गया था तो इस्तेमाल हमने इतना कर दिया। इस फिगर में भी जब ओपनिंग और इस दोनों को ऐड करते हैं तो इसका मतलब है, इसको सामने लिखते हैं गुड्स कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा ना, उसका जो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतने के गुड्स हमारे पास अवेलेबल थे, हम सेल कर सकते थे। पुराने 2000 के पड़े थे, नए 2500 के बनाए हैं तो 10,500 के हम सेल कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, 1000 रुपये के फिर भी हमारे पास रह गए तो उसको हम लेस करेंगे, लेस फिनिश गुड क्लोजिंग। तो 1000 रुपये के जब हम मनफी कर देंगे तो इसका मतलब है कि 9500 के हमने सेल कर दिए हैं। ये उन गुड्स का खर्चा है जो हमने सेल कर दिए। इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसके सेल के नीचे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ख़र्चा होता है और उसको हम क्या कहते हैं, वो जो ख़र्चा है वो हमारा उस साल की सेल का ख़र्चा होता है। तो हम क्या करते हैं, मेन मकसद क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को जमा कर देंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में और उसके साथ FOH को जमा करके इससे निकलेगा TMC टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कारखाना चलाने का ख़र्चा। फिर उसमें हम वर्क इन प्रोसेस को, ओपनिंग को जमा करते हैं और उससे लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को, तो उससे निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। उसके बाद जब फिनिश गुड्स हैं तो उसके ओपनिंग को हम ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को हम उससे माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास COS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। अब इस चीज़ की एंट्री हमने कैसी की है, ये वाली, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल को हमने डेबिट किया है और फिनिश गुड को क्रेडिट किया है, ये भी हो गया। एक्चुअली जो हमारी ये लिस्ट के मुताबिक जो हमने ये लिस्ट बनाया है, ये आपके मैथ्यूज़रे की किताब है, इसमें आपके पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पर देखे इसको थोरली एक्सप्लेन किया है। ये यहाँ से आप तस्वीर भी ले सकते हैं। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट है, ठीक है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे पेज पे बनाया है। आप इसको यहाँ से इसकी अंग्रेज़ी को आराम से एक एक लफ्ज़ को देख सकते हैं। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या, इनडायरेक्ट लेबर, सैलरीज, पेरोल, टैक्सेस, पावर मतलब बिजली का ख़र्चा, हीट, अंग्रेज़ी इंग्लैंड वगैरह इन ममालिक में सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पे इंटरनल हीटिंग भी खर्चा होता है। और अगर कारखाने में किसी चीज़ को, मतलब जब आप स्टील को मेल्ट करते हैं तो उसके लिए भी हीटिंग की ज़रूरत होती है, तो वो भी खर्चे हो सकते हैं। लाइटनिंग का खर्चा भी हो सकता है, फैक्ट्री सप्लाईज़ का, डेप्रिसिएशन, मतलब मशीनरी इस्तेमाल हुई है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे सब कुछ डिटेल में गिवन है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है। लेकिन मैथ्यूज़रे ने ये डायरेक्ट बनाया है, लेकिन मैंने आपको उसके पहले उसके लेजर बनवाए हैं, उसकी मूवमेंट समझाई है। उसके बाद क्या किया है, उसके लिस्ट फॉर्म में आपके साथ एक एक लफ्ज़ डिस्कस किया है। ठीक है, इसको जहन नशीन करें, पहले इसके फॉर्मेट को सीखें और ये CGS के हम आराम से 5-6 सवाल हल करेंगे जो इस किताब में गिवन है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म, ये फॉर्मेट पूरा गिवन है, लेकिन हो क्या रहा है, ये चीज़ हो रही है। टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को
डायरेक्ट लेबर कास्ट को और एफरेज को साथ में मिलाते हैं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट बन रहा है। उसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को प्लस कर रहे हैं और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलता है। फिर फिनिश गुड्स के ओपनिंग को प्लस करते हैं और क्लोजिंग को माइनस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकलता है और इस स्टेटमेंट पूरे को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पेज नंबर 20 के ये जो फॉर्मेट है इसको बारहा पढ़े बार बार। ये जो मैंने एग्जांपल समझाया है लेजर्स की मदद से, इसको इसके साथ दे के इसको भी समझे। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है इस पे भी हम 5 से लेकर 6-7 सवाल करेंगे। ये जो लेजर्स बनाए हैं इस पे भी 2-3 सवाल करेंगे। ये जो इसकी एंट्रियाँ हैं ये वाली, ये भी आराम से हम दोबारा से पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर ले। इसके अलग से सवाल है, लेजर्स के अलग से सवाल है और इसके अलग से सवाल है, लेकिन ये तीनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। एंट्रीज होंगी तो लेजर्स बनेंगे, लेजर्स बनेंगे तो आप ये लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये तीनों इसलिए मैं इकट्ठी पढ़ाता हूँ। इसको गौर से पढ़े, इसको 2-3 मरतबा लेक्चर में देख ले। कहीं पे आपको समझ ना लगे मेरे ज़ुबानी अल्फाज को दोबारा बार बार सुने और ये जो 20 नंबर पेज है इसको जहन नशीन कर ले। होपफुली आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।